नमस्कार. अग्रवालमध्ये आपल्या सगळ्यांचं पुन्हा एकदा स्वागत. इराण, इस्रायल आणि अमेरिका या देशांमध्ये युद्ध सुरू आहे. आता या युद्धाचे पडसाद नेमका आपल्या भारतीय शेतीमालावर, शेतीमालाच्या निर्यातीवर, बाजारावर कसे पडतायत याची काहीशी माहिती आपल्यापर्यंत पोहोचलेलीच असेल. याचे पडसाद आपल्या भारताच्या शेतीमाल बाजारपेठेवरती मोठ्या प्रमाणात पडण्याची देखील शक्यता आहे. मग नेमकं या युद्धामुळं आपल्या कोणत्या कोणत्या शेतीमालाची बाजारपेठ प्रभावित होऊ शकते, निर्यातीचं काय होऊ शकतं, तसंच भविष्यामध्ये या बाजारपेठेची दिशा काय राहू शकते याचाच आढावा, याचीच माहिती आज आपण या मुलाखतीच्या माध्यमातून घेण्याचा प्रयत्न करणार आहोत. आपल्या सगळ्या प्रश्नांची उत्तरं देण्यासाठी आपल्याला हा युद्धाचा तिढा आणि त्याचा आपल्या बाजारपेठेवर होणारा परिणाम समजावून सांगण्यासाठी आपल्यासोबत आहेत केडे ॲडवायझरचे संचालक आणि शेतीमाल बाजाराचे विश्लेषक अजय केडिया सर. सर, आपका स्वागत है अग्रवाल में. बहुत बहुत धन्यवाद मुझे बुलाने के लिए और आपको और सभी दर्शकों को होली की शुभकामनाएं. जी, थैंक यू. सर, पहला सवाल यही है, अभी दोनों कंट्रीज में तो अभी फिलहाल तो वार चल रहा है, युद्ध चल रहा है. अभी इसका इम्पैक्ट हमारा एग्री कमोडिटी मार्केट पे कैसा हो रहा है? देखिए, इंडिया वैसे भी एग्रीकल्चर कमोडिटी बहुत ही कमोडिटीज को हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं और खास करके ऐसा नहीं है कि खाली ईरान को जो करते हैं उसी कमोडिटी को इम्पैक्ट करेगा. मुझे लगता है कि इसका सेंटिमेंटल इम्पैक्ट बहुत ज्यादा पड़ रहा है क्योंकि एक जो अभी अपन डिस्कस भी कर रहे थे कि फ्रेट बढ़ गए हैं, जो माल भाड़ा है वो बढ़ गया है. दूसरा, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज एक ऐसा पैसेज है जो हम बोल सकते हैं कि पूरे यूरोप को कनेक्ट करता है, बहुत शॉर्टकट है, अदरवाइज उसका टाइम में तो एक कॉस्ट बढ़ रहा है, टाइम बढ़ रहा है और कहीं ना कहीं इसका इम्पैक्ट हम कमोडिटीज पे पड़ते हुए देख रहे हैं. तो मुझे लगता है कि ये जब तक ये युद्ध चलेगा तब तक सारी कमोडिटी, एग्री कमोडिटी हो चाहे नॉन एग्री कमोडिटी, आज सोने में हमने देखा 5% की तेजी है. कच्चा तेल सबसे इम्पोर्टेंट है क्योंकि मिडिल ईस्ट जो है सबसे बड़ा सप्लायर ही इसका कच्चे तेल का है. तो मुझे लगता है यस, वॉलिटिलिटी कंटिन्यू रहेगी, चाहे एग्री कमोडिटी है चाहे नॉन एग्री कमोडिटी है. जी. अभी सर, कल से न्यूज आ रही है कि अभी वॉर स्टार्ट हुआ है तो उसके बाद से जो ओनियन है, ग्रेप्स है, उसके बाद में हल्दी है, मतलब ओवरऑल जो भी हम लोगों का एक्सपोर्ट एग्री कम्युनिटी है वो रुका हुआ है. क्या ये कंडीशन जब तक ये वॉर स्टार्ट है या ये वॉर रहेगा तब तक ये एक्सपोर्ट का अपना इम्पैक्ट उस पर कायम रहेगा? नहीं, एक चीज आप समझिए, कोई भी वॉर आता है ना तो उसका इम्पैक्ट परमानेंट नहीं होता, टेम्पररी होता है क्योंकि वो डिस्टर्ब हो जाता है रूट. उदाहरण के तौर पर मैं बोलता हूँ, आज रशिया यूक्रेन 2022 मार्च में स्टार्ट हुआ था और आज वही दिन है. आप देखिए 2022, 23, 24, 25 और हम 26 में आ गए, 4 साल होने आ गए. क्या वहां से ब्लैक सी एरिया से वीट आना बंद हो चुका है, सन ऑयल आना बंद हो चुका? नहीं, वो चल रहा है. जब भी ऐसा युद्ध जैसी सिचुएशन बनती है तो टेम्पररी उस चीज का इम्पैक्ट पड़ता है और डिमांड सप्लाई डिस्टर्ब होती है. उसी के चलते हम कुछ कमोडिटीज में बड़ा जंप देख पा रहे हैं और कुछ कमोडिटीज, जैसे आज बेस मेटल का एग्जांपल देता हूँ, कॉपर एकदम फ्लैट है, जिंक फ्लैट है, लेड फ्लैट है, लेकिन एल्यूमिनियम 3.5% ऊपर है क्योंकि अब मिडिल ईस्ट एक ऐसा कंट्री है जहां से एल्यूमिनियम का काफी इंपैक्ट पड़ता है, डिमांड हो चाहे सप्लाई हो. तो आपको ये समझना पड़ेगा इस इवेंट के अंदर कौन सी ऐसी कमोडिटीज है जो इम्पैक्ट देती है. एक और मैं इसमें ऐड करना चाहूंगा. चलो, हम ईरान की बात कर रहे हैं तो आज हम ईरान में सबसे ज्यादा बासमती एक्सपोर्ट करते हैं और आप देखो कल से और आज के अंदर, जब शनिवार से अभी तक देखे तो 4 से 5 रुपए की गिरावट हमने बासमती के प्राइसेस में आते हुए देखी है क्योंकि कहीं ना कहीं अभी माना जा रहा है कि जिस ढंग से 1 लाख टन के आसपास का ऑर्डर कैंसलेशन हुए हैं, अभी तक ये प्रीलिमिनरी अपडेट है, इसका असर पड़ेगा. साथ में अगर हम देखते हैं तो तुअर, उड़द, यहाँ पे हमने फ्रेट चार्जेस बढ़ने स्टार्ट हो चुके हैं, इंश्योरेंस का कॉस्ट बढ़ना चालू हो चुका है, जिसकी वजह से इसका इम्पैक्ट पड़ेगा. तो मुझे लगता है सभी एग्री कमोडिटी या नॉन एग्री कमोडिटी इस पे इम्पैक्ट पड़ता ही पड़ता है. जी, थोड़ा सा सर हम लोग कमोडिटी वाइज डिटेल में जाके हमारे किसान भाइयों को समझाना चाहेंगे. अगर हम लोग कॉटन की बात करें, क्योंकि जब भी हम लोगों को डिस्कशन होता है तो हम एक बात बीच में आती है कि जैसे क्रूड ऑयल के रेट बढ़ते हैं तो पॉलिस्टर या मैनमेड फाइबर के रेट बढ़ते हैं और उसका इम्पैक्ट इसका जो सपोर्ट है वो हमारे कॉटन को भी मिलता है. अभी हम लोगों ने देखा कि क्रूड ऑयल के प्राइस बढ़े तो क्या कॉटन के रेट भी बढ़ने चालू हो जाएंगे? देखिए, पहले हमको कोरिलेशन समझना पड़ेगा कि भाई कॉटन का भाव से क्या लेना देना है. तो आप समझिए कि अभी जो जियोपॉलिटिकल एक चीज है, डोनाल्ड ट्रंप जब जीत के आए थे उनकी 2 इंपॉर्टेंट एक अपडेट थी. एक,
मैं कोई भी युद्ध नहीं करूंगा और युद्ध रुका के रखूंगा, पर उसके विपरीत हो चुका है। दूसरा था इन्फ्लेशन को हम कम रखेंगे, उसके लिए कच्चा तेल को नीचे लाने की कोशिश करेंगे। पूरे साल भर में पिछले साल हमने कच्चे तेल को ना ही $70 के ऊपर जाते हुए देखा, ना ही 60 के नीचे। बट अब जिस ढंग से ईरान का इन्वॉल्वमेंट आ चुका है और कहीं ना कहीं जो अभी हमने बमबारी होते हुए देखी, उससे एक डर बना हुआ है और उसी के चलते आज एमसीएक्स पे तो 8.5% की तेजी के साथ 6600 का लेवल हम कच्चे तेल को देख रहे हैं। वहीं सबसे इंपॉर्टेंट जो ग्लोबल मार्केट को इम्पैक्ट देता है वो है ब्रेंट क्रूड, और ब्रेंट क्रूड 82 का हाई लगाकर अब 78 के करीब है। ड्रॉप इसलिए आया क्योंकि सुबह एक अपडेट आया था स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद कर देंगे, फिर बाद में आया नहीं हम इसको बंद नहीं करेंगे, खाली यूएस के लिए हम एक्शनेबल रखेंगे, बाकी ऊपर रखेंगे। तो मुझे लगता है कि अभी भी कच्चा तेल या एक एक कमोडिटीज है उस पर असर आता हुआ दिखेगा और चलेगा। एक और है जैसे बासमती चावल का तो हमने बात किया ही की है, इसके अलावा भी हम काफी कमोडिटीज है जो ईरान के साथ या नियर बाय कंट्रीज के साथ जो इम्पैक्ट करता हुआ दिखाई देगा। अनिल जी जी, अभी कॉटन की अगर सर बात करें तो हम लोगों को टेक्सटाइल भी एक्सपोर्ट करना है। अच्छा, माफ कीजिए मैं भूल गया था। कॉटन की अगर बात करें तो हम बात कर रहे थे कि क्या कोरिलेशन है। तो हमने कच्चे तेल में देखा कि काफी बड़ा प्रोड्यूसर है ईरान, और जिस ढंग से सप्लाई कंसर्न होगा तो कच्चे तेल के भाव बढ़ने चाहिए, बढ़ने नहीं चाहिए, मैं बोलता हूँ बढ़ चुके हैं। जो ब्रांड हमारा $70 के नीचे था आज 82 का हाई मार के 78 आ चुका है। तो इनिशियली हो सकता है कॉटन पे थोड़ा दबाव आए बिकॉज डिमांड सेंटीमेंट खराब होता है, लेकिन आप सोचिए कॉटन जो है इसका कॉम्पिटिटर कौन है? पॉलिस्टर है। पॉलिस्टर बनता किससे? पॉलीमर से बनता है, और पॉलीमर जो है उसको कहीं ना कहीं कच्चा तेल इम्पैक्ट देता है। तो अभी हम डाइवर्जन देख रहे हैं जहाँ पे 65-66 के करीब कॉटन ट्रेड कर रहा है, और जबकि कच्चा तेल की अगर बात करें तो वो अब 82 की तरफ बढ़ रहा है। तो मुझे लगता है जैसे ही थोड़ा वॉर लाइक सिचुएशन थोड़ा भी कम हुआ, मुझे लगता है कॉटन में एक उछाल आना चाहिए जो एटलीस्ट 70-72 के आसपास आ जाए। दूसरा, ये साल क्रॉप साइज भी हम लोग देखेंगे थोड़ा इम्पैक्ट देगा, क्योंकि इस बार एलिनो का इम्पैक्ट रहेगा, पूरी तरह से नहीं बट हम बोल सकते हैं एक्सटेंडेड हमारा समर्स रहेगा, और एक्सटेंडेड समर्स होता है बारिश लेट स्टार्ट होती है, तो उसका हम पॉजिटिव असर काफी कमोडिटीज पे पड़ते हुए देखेंगे। जी, अभी सर हम लोगों ने देखा कि सोया ऑयल इंटरनेशनल मार्केट में भी सोया ऑयल के रेट थोड़े से बढ़ चुके हैं, सोयाबीन के भी रेट हम लोगों ने देखा कि सीबॉट पे बढ़ चुके हैं। डोमेस्टिक मार्केट में भी थोड़ा सा जो प्लांट रेट है उसमें हम लोगों ने 100-150 की बढ़त देखी हुई है। क्या ये डोमेस्टिक मार्केट में जो अभी जो आज जो इम्पैक्ट दिखाई दिया, क्या वो वार की वजह से या फिर कुछ रिलेशन नहीं है ऐसा? नहीं, पूरे तेल का रिलेशन है। आज आप ये देखो, मैं अभी इंटरनेशनल देख रहा हूँ तो सोयाबीन के भाव में भी तेजी आई है, जो 1171 सेंट ट्रेड करते हुए दिखाई दे रही है। वहीं अगर सोया ऑयल की बात करूँ तो आज 2.5% तेजी के साथ 63.45 तक पहुंच चुका है। तो मुझे लगता है यस कोरिलेशन है। देखिए आप एक समझिए, अभी आपने एक टर्म सुना होगा बायोफ्यूल, ठीक है? तो आज पहले क्या हो रहा था कि कच्चा तेल हम लोग यूज कर ही रहे थे, बट कच्चे तेल में अनसर्टेनिटी और भाव में तेजी आने लग गई, तो एथेनॉल ब्लेंडिंग बोल लीजिए या फिर बायोफ्यूल के तौर पे हमने इनको यूज होते हुए देखा है। अब यहाँ से आपको ये समझना है कि अगर कच्चा तेल बढ़ेगा तो जो बायोफ्यूल की जो डिमांड है वो भी ज्यादा बढ़ेगी। क्यों? पाम ऑयल महंगा हो जाएगा अभी। तो आज जो पाम ऑयल हमारा 4,000 रिंगिट के करीब ट्रेड कर रहा है, मेरा मानना है अगर कच्चा तेल यूं ही अगर अगले हफ्ता 10 दिन $70 के ऊपर भी अगर टिका रहे, चाहे 72 हो चाहे 75 हो, आप ये मान के आपका एडिबल ऑयल कॉम्प्लेक्स में भी तेजी बनेगी वैल्यूएशन को देखते हुए। तो बस मुझे लगता है कि कच्चा तेल एज ऑफ नाउ तो $85 के लेवल लग रहा है। अगर ये आता है तो इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट हम पूरे ही एडिबल ऑयल कॉम्प्लेक्स में पड़ते हुए देखेंगे, क्योंकि ये कहीं ना कहीं सप्लाई थ्रेड भी है एक तरह से, और डिमांड ठीक है ऊंचे भाव पे कम हो जाती है, बट कुल मिला के डिमांड तो रहनी है, ऐसा नहीं है कि वो खत्म ही हो जाए। तो मुझे लगता है एक पॉजिटिव इम्पैक्ट दे सकता है। जी सर। और सर अभी हम लोग एक्सपोर्ट की बात करेंगे क्योंकि हल्दी पे हम लोगों ने लास्ट टाइम भी बात की थी। तो अभी जो स्पाइसेस एक्सपोर्ट है जो रमजान के टाइम पे तो उसको अच्छा खासा हम लोग एक्सपोर्ट देखते हैं। उसके बाद में जो हमारे ऐसे वेजिटेबल्स या फ्रूट्स भी एक्सपोर्ट होते हैं, तो क्या इसके ऊपर असर पड़ेगा, प्राइसेस पे असर पड़ेगा इसका? नहीं, बिल्कुल पड़ेगा ना सर। आज आप देखिए हम ग्लोबल मार्केट कब बोलते हैं? जब एक दूसरे पे असर आता है। तो मुझे लगता है यस, पहला चीज हम लोग अभी मार्च मंथ में खड़े हैं।
अब मार्च मंथ में एक जी। तकलीफ क्या है, ईयर एंडिंग है, तो ईयर एंडिंग में कैश क्रंचेस बहुत ज्यादा रहता है। दूसरा, कहीं ना कहीं एक्सपोर्ट को लेकर चिंता और बढ़ती हुई दिखाई देगी, बिकॉज यहाँ से हो क्या रहा है, आज इंडिया जितने भी एग्रीकल्चर कमोडिटीज है ये कहीं ना कहीं एक्सपोर्ट ओरिएंटेड ज्यादा है, लेकिन जिस ढंग से अनसर्टेनिटी पिछले 3-4-6 महीने से पड़े हैं, तो आप देख सकते हैं कि कहीं ना कहीं उसका इम्पैक्ट पड़ता हुआ दिखाई देगा। तो मुझे लगता है टेम्पररी एक हो सकता है कि नंबर्स पे फर्क पड़े, लेकिन रुपए की गिरावट की वजह से पैरिटी में कोई भी मेजर चेंजेस है नहीं, बट टाइमिंग मुझे लगता है यस फर्क पड़ना चाहिए इसका। जी। अभी सर थोड़ा इम्पोर्ट का देखते हैं, क्योंकि अभी जो पल्सेस की इम्पोर्ट कुछ पिछले कुछ महीनों में या फिर 1-1.5 साल में हमने देखा है कि बहुत ज्यादा बढ़ चुकी थी। उसका इम्पैक्ट हमारा डोमेस्टिक प्राइसेस पे भी दिखाई दिया था। अभी जब इम्पोर्ट की प्राइस बढ़ेगी, क्योंकि अभी जो इम्पोर्टर है या फिर जो इंडस्ट्री है उनका कहना है कि इम्पोर्ट की प्राइस बढ़ेगी, इसके लिए जो चना है, तुअर है या उड़द है, जो भी इम्पोर्ट होगा वो पल्सेस के रेट बढ़ेंगे, तो क्या इसका डोमेस्टिक रेट को भी सपोर्ट मिलेगा? ठीक है, एज ऑफ नाउ तो बफर है, गवर्नमेंट भी मेक श्योर कर रही है प्राइस में स्टेबिलिटी रहे, इस बार क्रॉप साइज भी ठीक ठाक दिखा रहे हैं एज ऑफ नाउ। बट यस, क्योंकि देखिए कच्चा तेल बढ़ता है तो फ्रेट बढ़ता है, फ्रेट बढ़ता है तो उसका इम्पैक्ट सबको पिंच पे पड़ता है और अल्टीमेटली इन्फ्लेशन को कंट्रीब्यूट भी करता है। तो मुझे लगता है यस, यहाँ से थोड़ा सा कंसर्न्स जरूर है, बट टेम्पररी रहेगा। लेट्स होप कि ये लड़ाई ज्यादा लंबी नहीं चले, क्योंकि ज्यादा लंबी चलती है तो फिर उसका इम्पैक्ट ज्यादा गहरा पड़ता है, जैसे हमने रशिया यूक्रेन के केस में देखा था। तो ये मुझे लगता है कि इसका एक इम्पैक्ट तो पड़ेगा, सभी एग्री कमोडिटीज पे भी पड़ता है, वो दिखाई देगा। जी। अभी सर ये जो सिचुएशन है उसमें बहुत सारे अभी मतलब जो जो भी इम्पैक्ट होगा, अभी तो फिलहाल कहना मुश्किल है, लेकिन किसानों के मन में बहुत सारे सवाल है कि भाई हमारा जो कमोडिटी है उसके ऊपर हमारा जो अभी एग्री प्रोड्यूस हाथ में आया हुआ है या फिर जो अपने घर में है, तो उसके ऊपर इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, या फिर उन्होंने अभी क्या डिसीजन लेना चाहिए। थोड़ा सा आप किसानों के लिए कुछ ऐसी सलाह देना चाहेंगे कि अभी इस कंडीशन में उन्होंने क्या एक्शन लेना चाहिए? देखिए, आज का मैं स्क्रीन दिखा देता हूँ आपको एनसीडीएक्स का, जहाँ पे गवार 3%, जीरा 2%, धनिया आधा टका, हल्दी 3%, कॉटन सीड ऑयल के 0.25 की तेजी। एक चीज सिंपल समझिए कि जो अनसर्टेनिटी है उसकी वजह से हो सकता है कि थोड़े समय के लिए डिस्टरबेंस रहे, लेकिन ओवरऑल इंडिया फंडामेंटली बहुत साउंड है, स्ट्रांग है। इनफैक्ट अगर हमारी करेंसी कंपेयर करेंगे और किसी से भी, तो गिरावट आई है, मैं नहीं करता, लेकिन अभी भी स्ट्रेंथ क्यों है। आज जीडीपी के नंबर देख लो, जीएसटी कलेक्शन देख लो, यहाँ पे अभी भी अगर हम देखें बहुत अच्छा काम हो रहा है। तो मुझे लगता है यस, एक बार इम्पैक्ट पड़ेगा एक्सपोर्ट्स को। पहला चीज रुपए की गिरावट है, वो हमको क्वेश्चन देने की कोशिश करेगी, बट अभी समझना है कि कहीं ना कहीं जो इसका इम्पैक्ट है वो एक्सपोर्ट्स पे आता हुआ दिखाई देगा। कॉस्ट वाइज पकड़ ले या और कोई तरीके से पकड़ ले, बट यस, उसका इम्पैक्ट एक्सपोर्ट्स पे पड़ता हुआ दिखाई देगा। जी सर, थैंक यू सर, आज आपने टाइम दिया। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद अनिल जी मुझे बुलाने के लिए।